खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। गुड मॉर्निंग आप सबको, क्योंकि आज प्रोग्राम सलाम जे के आप इस वक्त देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हर दिन सुबह 8:35 आपके सामने आने की कोशिश करते हैं। आज भी हस्बे वादा आपके सामने आए हैं। हफ्ते का पहला दिन है, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरा ट्रांसमिशन हमारे साथ देखेंगे, यानी 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को साथ आप देंगे टीवी पर भी। और अगर आप सफ़र कर रहे हैं, बैरून रियासत जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanis.in पर, जहां पर आप खबर पढ़ेंगे भी, तज्जिया लिख भी सकते हैं और साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन को भी देख सकते हैं। और माजी के प्रोग्रामों में भी अगर आपने कुछ देखना हो तो वहां पर आप गैलरीज में जाकर वो चीज़ें भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके और हमारे बीच राब्ते को और मजबूत, मुस्तहकम और बेहतर बनाने के लिए है। उम्मीद है कि आज का दिन आपका बखैरियत से गुजरे। आज 6 मार्च है, यानी साल 2023, तीसरा महीना और छठा दिन है। और शुरुआत प्रोग्राम की हम करते हैं, हस्बे वादा आपके सामने रखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। और हिस्ट्री ऑफ द डे को जब हम वर्क गर्दानी करते हैं तो हजारों के तादाद में इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उनमें से भी चंद वाक़ात सुबह आज के ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से हम, और वो चंद वाक़ात लेकर आपके सामने आते हैं। गौहर कुछ बहुत बहुत शुक्रिया इशफा गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 6 मार्च है और आज क्या कुछ हुआ है, चंद वाक़ात है, मालूमात है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन यानी कि 6 मार्च को साल 1929 में तुर्की और बल्गेरिया ने दोस्ती के माहदे पर दस्तखत किया। वो आज ही का दिन था, 6 मार्च 1929। और आज ही के दिन 6 मार्च 1945 में दूसरी जंग अज़ीम में अमरीकी अफवाज ने कोलोन पर कब्जा कर लिया। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1957 में गाना बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला अफ्रीका जनूब सहरा का पहला मुल्क बन गया। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1992 में माइकल एंजेलो का ये कंप्यूटर वायरस था, दुनिया के कंप्यूटर्स को मुतासर करना शुरू किया दो साल 1992 में। और 6 मार्च साल 1960 में सदर सुकार्नो ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट तहलील कर दी। और आज ही के दिन 6 मार्च साल 1984 में बरतानवी कोयले की सनत में 12 माह की हड़ताल शुरू हुई। और आज ही के दिन साल 1987 में 6 मार्च 1987 इक्वाड में 6.8 का जलजला आया, जिससे 100 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 2013 में शामी बागियों ने अपने पहले बड़े शहर अल रका पर कब्जा किया। तो नाजरीन, ये थी 6 मार्च यानी कि तारीख में आज के दिन के हवाले से 6 मार्च को क्या कुछ हुआ है मुल्क और आलमी सतह पर। चंद अहम मालूमात थी, वाक़ात थे जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफा गौहर। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा खबरों की ओर आते हैं और पहले आपको ज़रा एक अपडेट देते हैं, क्योंकि अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोगों ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करना होता है और कुछ लोगों ने भलाई इलाकों की ओर चलना होता है, तो उस हवाले से हमारी कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करें कि मौसम के मिजाज से लेकर सड़कों की सूरत हाल क्या कुछ है। तो सबसे पहले मौसम के मिजाज से आपको ये खबर बताते चले कि आज महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक दरमियाना दर्जे की बारिशों और हल्की बर्फबारी का इम्कान पहाड़ी इलाकों के अंदर लगाया गया है। अगले 24 घंटों में हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जो है वो पहाड़ी इलाकों के अंदर है। मैदानी इलाकों के अंदर मतला आबरालूद रह सकता है। ताहम डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से भी एवलॉन्च वार्निंग जारी कर दी गई है, यानी बर्फानी तूदे गिरा सकते हैं। इस सिलसिले में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर वार्निंग जो है वो जारी कर दी गई है। और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो वार्निंग जारी कर दी गई है ये 3 अजला के लिए, 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कश्मीर सूबे के हैं, गांदरबल, कुपवाड़ा और बांडीपोरा। ये 3 ज़िले हैं जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान बालाई इलाकों के अंदर यहां पर बर्फानी तोदे जो हैं वो गिर सकते हैं। सतही समंदर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर सेंट्रल कश्मीर गांदरबल का जिला है। वहां पर अगले 24 घंटों के लिए, उनमें कुछ घंटे चले गए हैं और कुछ घंटे अभी बाकी है, तो यहाँ पर जनाब गांदरबल के लिए एवलॉन्च वार्निंग है। इसी तरीके से दरमियाना दर्जे का तोदे गिरा सकते हैं जी नॉर्थ कश्मीर बांडीपोरा और नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा के अंदर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट की रूह से। वहीं पर महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक मतला अबर आलूद रहेगा।
ताहम 6 मार्च और 12 मार्च के दरमियान हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। यानी आज जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बारिशों का इम्कान और बर्फबारी का इम्कान है, तो मैदानी इलाकों में आज मतला बरालूद रहेगा और मतला बरालूद रहने के साथ ही एक बार फिर हल्की बारिशों का सिलसिला भी हो सकता है। इस तरीके की पेशन गोई जो है वो श्रीनगर महकमे मौसमियात की तरफ से की गई है। इधर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर महकमे ट्रैफिक की तरफ से जो इत्तला सामने आई है, अभी तक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। कल कुछ वक्त के लिए गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया था क्योंकि एक भारी चट्टान गिराया था जिसको बाद में हटा दिया गया था। 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद कौमी शाहरा पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दे दी गई थी और आज भी सुबह से लगातार हैवी व्हीकल्स जो है उन्हें जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना करने की कोशिश की गई थी और अब बाज़ाब्ता तौर पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही इस वक्त चल रही है। इस तरीके की इत्तला जो है वो महकमे ट्रैफिक की तरफ से दी गई है। अब जरा बढ़ते हैं जी आगे। महकमे की इस खबर के बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं, क्योंकि मामला जम्मू कश्मीर इंतजामिया के फैसले का है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो पीपीपी मोड पर मुख्तलिफ प्रोजेक्टों को देने की बात कही गई है, मुख्तलिफ अमलाक को देने की बात कही गई है, अब उसमें एक और नाम जो है वो जुड़ चुका है। और खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से ये आ रही है कि गोल्फ कोर्स, श्रीनगर का जो गोल्फ कोर्स है उसे बाज़ाब्ता तौर पर आउटसोर्स किया जाएगा। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर यह आउटसोर्स जो गोल्फ कोर्स का होगा ये पीपीपी मोड पर होगा, यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर होगा। और यह भी याद रखिएगा ये जो गोल्फ कोर्स है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर का, ये एशिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा गोल्फ कोर्स माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स अब पीपीपी मोड पर बिकने जा रहा है और पीपल्स पार्टनरशिप मोड पर जो है वो इसे दिया जाएगा और इस सिलसिले में अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कई महीनों से लगातार इस पूरे मामले पर गुफ्तशीनीद हो रही थी कि क्या गोल्फ कोर्स श्रीनगर को दिया जाए पीपीपी मोड पर या नहीं। फाइनली जो फैसला लिया गया है वो यही है कि जनाब इसे बाज़ाब्ता तौर पर आउटसोर्स किया जाए और जो ही ये रात देर गए खबर सामने आई कि इसको आउटसोर्स किया जाएगा और महकमे ने हरी झंडी दे दी है। सियासी महाज पर भी बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हो गया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता तौर पर बयान जारी करते हुए इन फैसलों की नुक्ताचीनी की है। इधर खबर जो सामने आ रही है कि मैनेजमेंट जिन्होंने ये फैसला लिया है उसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम बातें बताई गई है। गोल्फ कोर्स की इंतजामिया को इस फैसले से आगाह कर दिया गया है। पहली बात यह सामने आ रही है कि आउटसोर्स किया जा रहा है जी गोल्फ कोर्स को पीपीपी मोड पर, और जो मैनेजमेंट गोल्फ कोर्स है उन्हें यह बात बता दी गई है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू कश्मीर के भी कुछ असासे वहां पर है, उन्हें भी पीपीपी मोड पर देने का फैसला ले लिया गया है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स के अंदर, जो इस वक्त एशिया का सबसे बेहतर गोल्फ कोर्स जो है वो माना जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट प्राइमरीली लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मांगा गया है उसमें क्या कुछ है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स का एक ये कहा गया कि लैंड जो है यानी जमीन कितनी है जी उस हवाले से तफसील दी जाए, टाइटल डीड किसके नाम का है और ओनरशिप समझने के लिए ये पूरा मामला जो है वो सरकार की तरफ से मांगा गया है। ओनरशिप ऑफ द गोल्फ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट का है नहीं है, इसको देखा जाएगा। डिटेल ऑफ गोल्फ कोर्स डिज़ाइन क्या है और इसमें डिज़ाइनर्स के क्या क्या और काम बाकी है उस पर भी गुफ्तगू जो है वो भी मांगा गया है इंतज़ामिया ने गोल्फ कोर्स की एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर जब अंदर आप देखते हैं तो कैफेटेरिया है, रेस्टोरेंट है, क्लब हाउस है और दीगर चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल, बिलियर्ड, टेंस और दीगर चीज़ें खेलने की वहाँ पर काफ़ी बंदोबस्त रखा गया था। तो फाइनली एशिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत गोल्फ कोर्स जो है ये पीपीपी मोड पर बिकने जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया ने इसको बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया ने जो है इसको अप्रूवल दे दी है और आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है वो इसके ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। परफॉर्मेंस डाटा भी मांगा गया, एक तो ये टाइटल डीड और ये सारी चीजें मांगी गई है। दूसरी बड़ी बात जो इसमें है वो है पास्ट परफॉर्मेंस डाटा और प्रॉपर्टी स्पेसिफिक डाटा मांगा गया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले 5 सालों का मांगा गया है कि रेवेन्यू कितना है जी, मेंबरशिप और दीगर चीजें जो है वो इसकी कितनी है। अच्छा, फिर डिटेल ऑफ अदर रेवेन्यूज जो गोल्फ कोर्स को मिलता है
फीस के तौर पर, दीगर चीज़ों के तौर पर खर्चाजात क्या कुछ है वो मांगे गए हैं, और इसी तरीके से कैपेक्स बजट और दीगर चीज़ों में क्या कुछ उन्हें मिल चुका है, क्या कुछ मिलने वाला है, उसकी डिटेल्स भी जो है वो कलेक्ट कर दी गई है। तो याद रखिएगा, गोल्फ कोर्स को जब डिज़ाइन किया गया था तो तब भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। फाइनली रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स जो है ये अब पीपीपी मोड पर आउटसोर्स होगा, और इस सिलसिले में 2001 में जब इसको शुरू किया गया था काफ़ी हंगामों के बीच, तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इससे इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट मिलेगा, दीगर चीज़ें होंगी। बहरहाल वो कितना हो पाया नहीं हो पाया, डेट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। फिलहाल असासा पीपीपी मोड पर बिकने जा रहा है और बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामिया की हरी झंडी मिल चुकी है। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की इंतजामिया से कह दिया गया है कि वो तमाम तर डिटेल जो है वो सूबाई इंतजामिया को सौंप दे ताकि पीपीपी मोड पर इसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये थी जनाब बात रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स की, लेकिन मामला यहां पर थम नहीं रहा है, बल्कि एक और अहम और बड़े इदारे पर भी सरकार की नजर है और उसको रिस्ट्रक्चर करने के हवाले से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। बात हम ईडीआई पांपोर की आपको बताते हैं, और ईडीआई के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, ईडीआई को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा फैसला सामने आया है और रिऑर्गेनाइज किया जा रहा है जी ईडीआई डिपार्टमेंट को। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जो ईडीआई को दोबारा से रिऑर्गेनाइज करने की बात सामने रखी है। रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रांट इन एड नॉर्म्स को भी देखा जा रहा है, और इन सभी मुद्दों को देखने के लिए हुकूमत की सतह पर, इंतजामिया सतह पर एक आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई है। सन 1996 में हुकूमत बनी थी, तो 1997 मार्च का महीना था जब ईडीआई डिपार्टमेंट को मर्द वजूद में लाया गया था, और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, नौजवानों को खुद रोजगार स्कीमों की ओर लाने के लिए इस हसास इदारे का कयाम अमल में लाया गया था। ताहम खबरें यह है कि काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ यहाँ पर हुई है। प्रमोशंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियाँ तनख्वाहों को लेकर है, ग्रांट इन एड्स को लेकर है। तो उन सभी चीज़ों को अब अरसर नौ देखने के लिए ईडीआई को, यानी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये एक बड़ा इदारा है आज के दिन में, इसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आला सतही कमेटी और सब कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, जो इब्तिदाई तौर पर इन तमाम मामलात को देखेगी जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूट की है सब कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, वो एग्जामिन करेगी डॉक्यूमेंट्स इन लाइन जो इसके साथ रेफरेंस के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि रेफरेंस जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर आ चुका है। रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई 21 अप्रैल 2022 को, और बाज़ाब्ता तौर पर जेकेआई ईडीआई ने जब ये रिपोर्ट सामने आई तो अब इसमें मजीद इकदाम जो है वो उठाए जा रहे हैं, और जब वो इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आई उसके बाद मजीद कदम उठाने के लिए अब इन टर्म्स एंड रेफरेंस ऑफ विजन डॉक्यूमेंट 2030 उसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से रिऑर्गेनाइज किया जाए जी ईडीआई को, और ग्रांट इन एड के नॉर्म्स और जो रिवाइज सैलरी स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से सही किया जाए। तो इस हवाले से खबर यह है कि अब जहां गोल्फ कोर्स को आउटसोर्स किया जा रहा है, पहली खबर हमने आपको बताई, तो ईडीआई के मुलाजमीन के लिए भी अच्छी बुरी खबर इसको आप मानिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दरवाजे खुलेंगे और कुछ लोगों के लिए यह मुसीबत का मामला होगा, क्योंकि उन्होंने अगर अपने स्ट्रक्चर से ज्यादा पैसा लिया है तो वो पैसा उनका काटा जाएगा और ग्रांट इन एड्स और दीगर मामलों के हवाले से भी देखा जाएगा। तो ये काफी दिनों से ये चल रहा था मामला, लेकिन अब फाइनली इसको नॉड मिल चुका है और अमल दरामद बहुत जल्द इस सिलसिले में शुरू होगी। हमारे ज़राया हमें ये खबर बता रहे हैं। यहां पर जी वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके राशन कार्ड को लेकर अब इंक्वायरी होगी। यह इंक्वायरी कौन करेगा, कौन से राशन कार्ड की इंक्वायरी होगी, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू और रेवेन्यू सेक्रेटरी को अदालत के अंदर क्यों तलब किया गया है, मामला है क्या। दोनों खबरें बैक टू बैक बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। छोटा सा ब्रेक।